सरकार ने एक बड़े फैसले से प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा और राहत भरा फैसला किया है। अब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी जो परेशानियां, दिक्कतें सामने आ रही थीं, उन्हें देखते हुए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स पोस्टपेड की तरह काम करेंगे, यानी अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा और उसे जमा करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। दरअसल बिजली बिल की ड्यू डेट खत्म होते ही बिजली काट दी जाती थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को अचानक समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 3.5 वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस बाबत लोगों से जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के बाद नए स्मार्ट मीटर के कनेक्शन में रोक लगाई गई है, साथ ही कुछ बदलाव भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं में से 82 लाख उपभोक्ताओं के घरों पे हमने या संस्थानों पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के क्रियान्वयन में कुछ उपभोक्ताओं द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ समस्याएं हमारे सामने लाई गई हैं। इसके मद्देनज़र एक टेक्निकल कमेटी हम लोगों ने, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बनाई गई है और वो टेक्निकल समिति अपना काम कर रही है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को हमने बंद रखने का आज निर्देश दिया है। और साथ ही हमने ये भी कहा है कि उपभोक्ता का बैलेंस जीरो होने के बाद भी 3 दिन तक उसका कनेक्शन नहीं कटेगा, या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पे हमने एक और नई व्यवस्था दी है कि 200 रुपये तक अगर निगेटिव जाता है बैलेंस तो भी उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। और जो रिचार्ज करने के बाद रिकनेक्शन में जो समय लगता था उसे न्यूनतम बनाया जाए, कुछ मिनटों में रिचार्ज होना चाहिए। साथ ही कनेक्शन के पहले, डिसकनेक्शन के पहले, कनेक्शन काटने के पहले 5 बार SMS भेजकर उपभोक्ता को अलर्ट करने का, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हमने करने के लिए आज निर्देश दिए हैं। और अब बात उत्तराखंड की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के बिना तैयारी के पहुंचने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। लंबित घोषणाओं के संबंध में 15 जून तक शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 15 जून से पहले दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए भी कहा। सीएम धामी ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की कि कई स्थानों पर कार्य शुरू करने के बावजूद शिलापट्ट नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कार्यस्थल पर शिलापट्ट नहीं लगाए गए तो संबंधित जिलाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जिला स्तर के मामलों को अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लाने पर भी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। निर्देश दिया कि समस्याओं का समाधान संबंधित स्तर पर ही किया जाए। आज जेठ महीने का पहला मंगल पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर भगवान श्री हनुमान के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। हर तरफ बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। आपको बताते चले, पुलिस बल तैनात है। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। तो तस्वीरें देखिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी की, जहां पर बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का, सुनिए। आज जेठ का पहला मंगल है। इस पावन अवसर पर आज हमें बहुत ही हनुमानगढ़ी में बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हैं और दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। सरयू नदी में स्नान करके मन एकदम से प्रसन्न है और दर्शन करके आज जेठ का पहला मंगलवार है। दर्शन करने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरयू नदी का भी, हनुमानगढ़ी का भी बड़ा दर्शन करने में आनंद हुआ। वहीं बड़े मंगल के मौके पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि हनुमान जी सभी के दुखों का हरण करते हैं। कल बंगाल की जनता के दुख का भी हरण हुआ है। पूरे भारत में खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति हो, हम लोग मिलकर यही कामना कर रहे हैं। बजरंगबली श्री हनुमान संकट मोचक है।
और वो सबका दुख का हरण करने वाले हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि बंगाल की जनता का दुख कल हरण हुआ है और पूरा भारत में खुशहाली हो, सुख शांति समृद्धि हो, लोग मिलकर रहे। लखनऊ में बड़े मंगल का महत्व होता है। 5 बड़े मंगल पढ़ते थे, अब की इस बार 8 अधिमास के कारण 8 मंगल बड़े हैं और इन बड़े मंगलों पे यहाँ के लखनऊ के मंदिरों की धूम अलग होती है। इसलिए आज सारे लखनऊ के मंदिर में जहाँ भीड़ होगी वहाँ जगह जगह प्याऊ का, जगह जगह भंडारा, पूड़ी सब्जी, जो जिसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार यहाँ पर भंडारे लगते हैं। लखनऊ का बड़ा मंगल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। कहते ये है कि बजरंगबली श्री हनुमान यहाँ पर पूरे इस 1 माह तक उन्होंने यहीं पर निवास किया था। ये बाबा नीम करोड़ी की स्थली है और इसके बाद अलीगंज के हनुमान जी का विशेष महत्व है। वहीं राजधानी लखनऊ का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर हनुमान सेतु में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहां से हमारे संवाददाता मनीष की रिपोर्ट देखिए। ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है और आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है और जिसे बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर हनुमान सेतु मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर में इस समय मौजूद है। और आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही मंदिर में भगवान हनुमान जी का, बजरंगबली का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भोर से ही यहाँ पर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन, पूजन, आराधना करने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालु कई घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो हनुमान जी का दर्शन करें। और आप देख सकते हैं कि ये सामने हनुमान जी की वो दिव्य मूर्ति है जिसका दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हनुमान सेतु मंदिर है इसे बाबा नीम करोड़ी महाराज ने स्थापित किया था और इस मंदिर का जो पौराणिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो लखनऊ के लोग हैं वो यहाँ पर जो ज्येष्ठ माह होता है उसमें यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मंगलवार को विशेष रूप से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी यहाँ पर लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु लाइन में लगे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, क्या महत्व है हनुमान जी को लेकर, कितनी श्रद्धा है। जी बच्चा, क्या दर्शन करने के लिए सभी को मंगल कामनाएं। और ये बताइए बाबू जी कि यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, हनुमान जी से आराधना करते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, बताया जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर आने से जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सबकी पूरी होती हैं और हनुमान जी सभी को आशीर्वाद देते हैं और ये ईश्वर की कृपा है, बहुत ही बड़ी कृपा है। आप बताइए कि आप लोग कितना तैयार रहते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे आते हैं? हम लोग प्रत्येक मंगल को आते हैं, चाहे जेठ हो चाहे अदर डे हो। और मैं मंगल को फास्ट भी रहता हूँ। इस माना जाता है कि ये बजरंगबली ऐसे हैं कि किसी भी समय बहुत सी बुरी परिस्थितियाँ भी आती हैं लेकिन बजरंगबली की सहायता कृपा से सब पार लग जाता है, सब पार लग जाता है बाबा बजरंगबली के लिए। ये हनुमान जी के भक्त हैं जो यहाँ पर लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं और उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो किस तरह से बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इसका यहाँ पे पाठ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पर चलेंगे, बातचीत करेंगे जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं उनसे बात करेंगे किस तरह का व्यवस्था किया गया है बड़े मंगलवार को लेकर। और अभी जो ज्येष्ठ माह है इस बार ये 8 मंगलवार पड़ेंगे, तो किस तरह की तैयारियाँ की गई आप लोग? इसमें विशेष रूप से ये रहता है कि जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश और विकास अलग अलग कर दिया और यूनिडायरेक्शन वो उसका फ्लो होता है। तो परिक्रमा पथ पर वो प्रवेश करते हैं और 4 लाइनें चलती, 2 महिलाओं की 2 पुरुष की, डिवाइडर लगे हुए हैं और यहाँ 5 या 6 पुजारी रहते हैं और वो लगातार प्रसाद चढ़ाते रहते हैं और श्रद्धालु आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह बराबर उसका फ्लो चलता रहता है लाइन का, तो लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, चलते रहते हैं। पुजारियों की ड्यूटी हर 2 घंटे में बदलते रहते हैं क्योंकि वो थकान आ जाती है। इस तरह से 24 घंटे में हर 2-2 घंटे में पुजारी बदलते रहते हैं और लाइन निरंतर नॉन स्टॉप चलती है। जिस तरह से इस बार 8 मंगलवार पड़ेंगे उसको लेकर भी कुछ विशेष तैयारियाँ की गई हैं। 8 मंगलवार इस बार ज्येष्ठ माह बीच अधिक मास लगेगा तो 8 मंगलवार पड़ेंगे, उसके लिए क्या? उसके लिए वो इसी तरह की तैयारी रहेगी और
और बाहर जो है वो बारिश का, चूँकि जेठ में बारिश का हो रहता है, तो बाहर हम लोग सावधानी लगा देते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो हमारे कूलर वगैरह की व्यवस्था है, हॉल में AC की व्यवस्था है। बहुत गर्मी नहीं, 45 डिग्री हो तब भी गर्मी यहाँ लगभग तो नहीं लगेगी। और ये है कि वो निरंतर एक सिरे से चलते हैं और दूसरी तरफ से निकलते चले जाते हैं। फ्लो लगातार चलता रहता है। 40, 45, 50 हज़ार भक्त तक आते हैं 24 घंटे में, तभी कोई कठिनाई नहीं होती है। और आखिर में निकास तौर पर एक लड्डू प्रसाद लेके चलते जाते हैं। टोटल लड्डू कितना वितरित हुआ, इसी से हम लोग भक्तों का फुटफॉल पता चलता है कि ये सब अनुमान है कि कितने लोग आएंगे, आप लोगों ने तैयारियाँ की होंगी उसके हिसाब से? तैयारी हमारी ये है कि 50,000 हम मान के चलते हैं, 40,000 हमारे लड्डू प्रसाद तैयार है और बाकी 10,000 की भोगी तैयार रहती है। जैसे ये 4-6 घंटे 8 घंटे पहले आभास कर लेते हैं कि क्या कम पड़ जाएगा, तो तुरंत ही बनाना शुरू कर देते हैं, उसमें लड्डू बनना शुरू हो जाता है और रात तक फिर बनता रहता है। क्योंकि भक्तों में इस यहाँ के लड्डू प्रसाद का एक अजब स्वाद उनको मिलता है और उसके लिए वो बिल्कुल जिद करते हैं कि वो प्रसाद हमको मिलना चाहिए। उसको हम लोग नहीं छूटते हैं कि भाई उसको ज़रूर मिलना है, तो एडवांस व्यवस्था मिलती है। उसके बाद भी मटीरियल की हमारे पास व्यवस्था पर्याप्त रहती है और ये आगे 8-9 महीने तक बराबर ये व्यवस्था चलती रहेगी, ताकि कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। सामने उधर पार्किंग है, इधर स्पेस है, हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी होती रहती हैं। कोशिश यह रहती है कि कितनी भी भीड़ हो 15 मिनट में दर्शन करके निकलें और ये होता है। अदरवाइज़ हम 40-50 हज़ार का क्राउड 24 घंटे में निकाल नहीं सकते। आपको मैं फ्लो दिखाता जरा, ये CCTV कैमरे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह से की गई कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भीड़ आए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, वो सुगमता के साथ दर्शन करें और जो प्रसाद वितरण होता है वहाँ पे पहुँच के हर व्यक्ति प्रसाद भी ग्रहण कर सके और इस मंदिर में किसी भी तरह का कोई बाधा ना आए, दर्शन करने में लोगों को परेशानी ना, उसके लिए पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर जो निकास द्वार है उन सभी जगहों पर पुलिस की व्यवस्था की गई, जिससे कि लोग बगैर किसी परेशानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ सके। तो आप भी बड़े मंगलवार को यहाँ पर आइए, दर्शन पूजन करिए और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करिए, जिससे आपकी जो मनोकामनाएं वो हनुमान जी बजरंगबली पूरी करें। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया। लखनऊ में बड़ा मंगल के अवसर पर एक तरफ जहाँ मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, लोग हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, बजरंगबली की उपासना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया है। और हम आपको दिखाएंगे कि देखिए इसी तरह से ये यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर लोग पूड़ी सब्जी हलवा का प्रसाद ले रहे हैं। लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं और अपना जो प्रसाद है उसको ले रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग ये भंडारे में लगे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और जो इस भंडारे का आयोजन जिन्होंने किया है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए कि तमाम लोग यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो प्रसाद लेकर संतुष्ट हो रहे हैं, आप प्रसाद खिला के संतुष्टि पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, खिलाने वाला तो ऊपर वाला है, हनुमान जी की कृपा से हम लोग खिलाने के लायक हैं और एक आया तो अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो जो खा रहा है वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है कि हमारे अन्न को स्वीकार कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हनुमान जी देने वाले, हनुमान जी लेने वाले। हनुमान जी खिला रहे, हनुमान जी ही खा रहे हैं। अच्छा, इस बार 8 मंगल पड़ेंगे अधिक मास की वजह से, तो क्या हर बार इस तरह की व्यवस्था रहेगी? लखनऊ में तो खास तौर से इस तरह की परंपरा रही है कि पहले लोग मंगल करते थे, फिर मंगल शनिवार करने लगे, लेकिन अब तो जेठ के जितने भी दिन होते हैं भक्त भाव से लोग हर दिन लोग खिलाते हैं और ये परंपरा हमें लगता है काफ़ी उचित है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अन्नदान नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके लिए एक अवसर होता है कि उनको अन्नदान मिलता है। लेकिन लखनऊ की एक विशेषता और है, इसमें छोटा या बड़ा हो आपको बुला कर नहीं खिलाना पड़ता, वो मांग कर खाता है। इस प्रसाद का सबसे बड़ा महत्व ये है हनुमान जी की कृपा से कि आपको प्रसाद बांटना नहीं है, प्रसाद लेने वाले लोग खुद आते हैं। तो ये जो भंडारा है जहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई बड़े छोटे अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं जो लाइन में लग के प्रसाद ले रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो यहाँ भंडारे में लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं और कहेंगे कि आज बड़ा मंगल है, आप लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, इस तरह का आयोजन पूरे शहर में देखने को मिलता है। हाँ, सब कहीं होता है, यहाँ भी अच्छा है। आप लोग बताइए कि इस तरह जो भंडारा चलता है आप लोग हमेशा प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक धार्मिक आयोजन के तौर पर तो अच्छा है ही, और साथ ही हम जो आसपास छात्र रहते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब मददगार हो जाता है कि अपने पढ़ाई के समय में से निकाल के खाना बनाने से बेहतर यहाँ पर कम से कम ज्येष्ठ माह में, चूँकि यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूरे महीने भंडारा चलता है, मंगल के अतिरिक्त दिनों पर भी, तो काफ़ी बेहतर है। हम छात्रों के लिए और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है कि हम लोग को 1 महीना गर्मियों में खाना बनाने के लिए परेशान ना होकर के अपना समय पढ़ाई को दे सकते हैं।
तो ये जितना धार्मिक है उतना ही ज़्यादा नैतिक आयोजन भी है। तो ये जो भंडारा है, इससे जहाँ पर लोगों को प्रसाद मिलता है, एक लोग हैं जो प्रसाद ले रहे हैं, वो प्रसाद पाकर संतुष्ट हो रहे हैं, वहीं तमाम लोग हैं जो भंडारा चलाते हैं, उनको उससे संतुष्टि मिलती है। और लोगों का कहना है कि जो हनुमान जी हैं उनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। वो भंडारे में लोगों को बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और जो प्रसाद पाने वाले हैं उनका भी कहना है कि इस तरह का आयोजन होता रहना चाहिए, इससे लोगों को मदद मिलती है। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। और इस बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान ममता ने साफ तौर पर कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। हम चुनाव नहीं हारे, 100 सीटों पर लूट हुई है। ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है, कहना है ममता बनर्जी का। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की चुनाव आयोग मुख्य तौर पर विलन है। तो देखिए, चुनाव आयोग को ही विलन घोषित कर दिया है हार का ममता बनर्जी ने। उन्होंने हर ताकत का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती हुई नजर आ रही हैं। एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए गए। एसआईआर जैसा कि माना जा रहा था, एसआईआर के पर ही हार का ठीकरा फोड़ेंगी चुनाव आयोग पर, और वही देखिए सही भी साबित होता हुआ। और ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया है कि राजभवन जाकर वो इस्तीफा नहीं देंगी। हारी नहीं हूं मैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग मुख्य तौर पर विलन है। तो तमाम आरोप ममता बनर्जी के चुनाव आयोग के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया है। कह रही है हारी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शराब नीति से जुड़ा सीबीआई केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में सुनवाई हो रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में ही सुनवाई हो रही है। बताते चले आपको, मामले से हटने से इनकार कर दिया था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने, और आज अहम सुनवाई शराब घोटाले केस से जुड़ी हुई 3 वकील मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाएंगे। तो हार के बाद ममता बनर्जी और इस बीच देखिए, पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। ममता ने तमाम आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, हमलावर अंदाज में नजर आई और साफ तौर पर यह भी कहती दिखी गई कि राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। अड़ गई हैं ममता बनर्जी। ये जो हार है ममता बनर्जी को शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। 207 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी और 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 100 से ज्यादा सीटों पर लूट हुई है। ये आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आई। स्टेट हेड अखंड प्रताप शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड प्रताप शाही जी, ममता बनर्जी एक बार फिर से पूरी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर, एसआईआर पर फोड़ती हुई। बिल्कुल, ममता बनर्जी का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव हारने के बाद। उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को विलन ठहराने की कोशिश की और कहा कि 100 से ज्यादा सीटें एसआईआर के बहाने लूट ली गई, और उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जो बयान उनके हैं, अच्छे उन्होंने कहा वोटिंग के बाद ईवीएम 80 से 90% चार्ज था, ये कैसे संभव है। बीजेपी और आयोग ने मिलकर खेल खेला, इस तरीके के आरोप वो जो लगा रही हैं चुनाव आयोग पे, निर्वाचन आयोग पे, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बेहतर तो नहीं कहा जा सकता। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो ये ऐलान कर दिया है कि हारी नहीं हूँ, इस्तीफा नहीं सौंपूंगी, नहीं दूंगी इस्तीफा, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या आने वाले दिनों में जो सियासत है और अधिक गर्माएगी, और इस्तीफा अगर ममता बनर्जी नहीं देती हैं तो क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, जहां तक हमें पता है कि इस्तीफा देना इनकी एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होती है। निवर्तमान मुख्यमंत्री हो चुकी हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें देना ही चाहिए। कभी भी उनको पहुंच के राज्यपाल उनको कॉल कर सकते हैं कि आप आइए, मिलिए, और एक सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पूरी जो सत्ता का हस्तांतरण होता है या इस्तीफा देने की बात होती है, वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती हैं तो
चूंकि गवर्नर के पास पूरा चार्ज होता है, पूरी ताकत होती है, वो राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, और चूंकि अब निर्वाचन के जरिए एक नई पार्टी को जिम्मेदारी मिल गई है, तो ऐसे में उन्हें टर्मिनेट करने का भी अधिकार होगा। ये राष्ट्रपति के आदेश पे राज्यपाल ऐसा फैसला ले सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल, यानी अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो फिर राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, बर्खास्तगी एक ऐसा हथियार है जो अल्टीमेटली इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर इन्हीं बातों पे रिजिड रहती हैं ममता बनर्जी, इन्हीं बातों पे वो बजिद रहती हैं। लेकिन देखिए, अगर प्रतापशाही जी, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सियासी नाटक है वो नहीं खत्म हो रहा। क्या लगता है, ममता बनर्जी के क्या समर्थन में दिख रहा है? किस तरीके से राहुल गांधी ने भी ये आरोप लगाया कि जनादेश पूरी तरीके से चोरी हो गया। अखिलेश यादव भी समर्थन में नजर आ रहे हैं ममता दीदी के। देखिए, अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए तो चाहे वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे सेंट्रल में राहुल गांधी हो, या फिर ममता बनर्जी, इन सभी के एटीट्यूड में, या फिर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक रहे, सबने एक ही पैटर्न चुन रखा है विपक्ष ने कि हम सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, एजेंसीज को हम कटघरे में खड़ा करेंगे, हम सरकार को, हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, सभी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, हम ये जताने की कोशिश करेंगे अपने पहरेदार लोकतंत्र के हम हैं, हम ये बताते हैं, जो बताते हैं वही लोकतंत्र है, वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम जो कहते हैं वही सब कुछ है। तो अपने आप को सत्ता के शीर्ष पे बैठा होना इनको पसंद है। लखन जी, लेकिन देखिए, वोट चोरी के आरोप जिस तरीके से विपक्ष ने पहले बिहार में वोट चोरी का राग अलापा, वहां पर फायदा नहीं मिला, फिर बात आई बंगाल पर तो यहाँ पर भी वोट चोरी का राग अलापा गया, लेकिन कोई फायदा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने किस तरीके का रवैया अपनाया, लेकिन बावजूद इसके जो मतदाता थे शायद उनको ये रास नहीं आया और ममता बनर्जी की हालत ये हो गई। अब देखना अहम होगा कि क्या विपक्ष ये वोट चोरी वाले राग के साथ ही आगामी चुनावों में भी उतरता है या फिर रणनीति को अपनी बदलता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।